यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद शशि में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको देखेंगे, यानी कि जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा समय समय पर अधिनियम जारी किए गए थे, जो भारत में जिसके माध्यम से वे भारत में अपनी शासन व्यवस्था चला रहे थे, उन नियम को देखेंगे, उस अधिनियम को देखेंगे, और वही जो भारत का अपना संविधान है उसके विकास का एक एक पहलू के रूप में हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो हमने बगल में लिखा हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था वो। उसके बाद से अगर 2 नंबर की बात कर लेते हैं तो वो हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। उसके बाद से हम देखते हैं 4 गो चार्टर अधिनियम आएगा। तो चारों चार्टर अधिनियम याद करना है। तो सबसे पहले का जो चार्टर अधिनियम आएगा वो हो जाएगा 1793 में। आप यहाँ से देख सकते हैं पहल का चार्टर अधिनियम आएगा। उसके ठीक बाद 20 साल के बाद देखिए चार्टर अधिनियम याद करने के लिए देखिए 4 से चार्टर 4 गो है और चारों जो है 20-20 साल पे है। और पहला जो है वो देख सकते हैं 1793 में है। तो उसके बाद से 20 साल के बाद दूसरा हो जाएगा आपका 1813 में। उसके बाद 20 साल 1833, उसके बाद से 20 साल 1853। अब देखिए 1853 में लास्ट चार्टर एक्ट आता है। 1853 के बाद जब 1857 की क्रांति होती है, फलस्वरूप अंग्रेजों का जो नींव तक यानी कि जो जड़ें थी वो हिल गई थी। फलस्वरूप जो 1857 की क्रांति जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद फिर ब्रिटिश कह लीजिए तो ब्रिटिश सरकार ही कहेंगे, ब्रिटिश क्राउन कहेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में जो महारानी थी, अब जो भारतीय शासन व्यवस्था था वो उनके हाथों में चला गया था। और उसके जस्ट बाद 1858 में भी फिर जारी करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 जारी किया जाता है। अब उसमें कौन कौन से फरमान जारी किए जाते हैं वो देखेंगे। अब 1858 के बाद जस्ट 1861 का आ जाएगा। 1861 के अधिनियम के बाद से 1892 का अधिनियम आ जाएगा। अब देखिए 1892 के अधिनियम के बाद से 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है वो आएगा। उसके बाद से 1919 का जो मेंटेनेंस यूज ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम है वो आएगा। उसके नेक्स्ट देख लीजिए 1935 वाला अधिनियम जो है भारत शासन अधिनियम जो 1935 है वो आएगा। उसके बाद से लास्ट जो आएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आएगा, जिसके माध्यम से भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले डेट वाइज आपको लाइन बाय लाइन ये याद होना चाहिए। इसमें सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर अधिनियम 4 को है, जिसमें सबसे पहले 1793, 1813, 1833, 53 के बाद से 1858 वाला जो भारत परिषद अधिनियम जो है 58 के बाद से 61 वाला, 61 के बाद से 52 वाला, 52 वाले के बाद से आप 52 के बाद से देख सकते हैं 1909 वाला मार्ले मिंटो है, और उसके बाद से 1919, 1935, 1947। देखिए तो ये जो आप याद कर लीजिएगा, आप उनके अंदर क्या क्या हुआ था एक एक लाइन 2-2 लाइन आप याद कर लीजिए ताकि जो है आपके मस्तिष्क में कंसेप्ट बैठे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में शुरू किया गया था। तो इसके तहत ठीक है, इसके तहत 1784 में बंगाल में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 में तो ये एक्ट है, उसके ठीक 1 साल के बाद 1774 में उन्होंने कोर्ट की स्थापना की। अगर उसके न्यायाधीश की बात करें तो एलिजा एम्पे थे उसके न्यायाधीश के रूप में। अब देखिए ये तो एक इम्पोर्टेंट हो गया, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर नीचे है कि देखिए चूंकि अंग्रेज जो थे वो तो सबसे पहले बंगाल में बसे थे, नहीं सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, बंगाल में उनका प्रमुख केंद्र था। तो बंगाल का केंद्र होने के कारण जो मुंबई और मद्रास उनके जो अन्य उपनिवेशिक क्षेत्र थे वो जो था बंगाल के अंतर्गत आ गया। तो ये किस में हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको यहाँ देख लेते हैं। तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे, क्योंकि ये मस्तिष्क में आप देख सकते हैं हमने कितना अच्छा से इसको सजाया हुआ है, एक एक इंपॉर्टेंट निचोड़ निकाल करके आपके समक्ष जो है शॉर्ट फॉर्म में रखा हुआ है। ये खुद का नोट्स बनाया हुआ है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो पहले यहाँ देखते चलिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ है। अब देखिए दोहरे शासन चूंकि अंग्रेजों को सबसे पहले तो जब वो अधिकार कर लिए थे 1757 प्लासी के युद्ध, उसके बाद से 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, 1765 में जो इलाहाबाद की उन्होंने संधि की, उसके बाद वो मतलब भारत पर शासन व्यवस्था करने के लिए पूरे तैयार थे। फिर उनको आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों न दोहरे शासन का शुरू कर दिया जाए। एक जो होगा वो केवल व्यापारिक गतिविधियों को देखभाल करेगा और दूसरा जो होगा वो राजनीतिक
गतिविधियों को देखभाल करेगा। अर्थात भारत पर शासन कैसे करना होगा इसका विभाग कोई अलग होगा, और भारत से व्यापार किस तरह से किया जाएगा इसका विभाग अलग होगा। इसी के लिए उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में दोहरे प्रशासन को प्रारंभ किया, जिसमें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की। जिसमें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो होते थे वो व्यापारिक मामलों को देखते थे, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो था वो राजनीतिक मामलों को देखता था। ठीक उसके बाद से देख सकते हैं चार्टर अधिनियम 1793 आया था। तो जो चार्टर अधिनियम 1793 था उसके तहत जितने भी कर्मचारी थे ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका जो उनका सैलरी था वो भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। यानी कि उनका जो सैलरी था वो भारतीय राजस्व से दिया गया, वो किससे, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक उसके बाद से हम देख सकते हैं चार्टर अधिनियम जो 1813 वाला आया था, उसके अंतर्गत क्या क्या किया गया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो देखिए इसमें हुआ था कि देखिए ब्रिटिश कंपनी जो थी वो उसको एकाधिकार कह सकते हैं। एकाधिकार का मतलब ये होता है क्योंकि ब्रिटिश एक कंपनी थी, जैसे इंग्लैंड जो था वो व्यापार करने के लिए भारत आया, तो उस समय अन्य कंपनियां भी भारत आती थी व्यापार करने के लिए। तो जो चार्टर अधिनियम 1813 है उसके तहत जो व्यापारिक कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका एकाधिकार जो था वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसको अन्य जो भी पहले वाले एक्ट थे उसके तरह उसको व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ था। तो 1813 में ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ दो चीज़ों के लिए रखा गया है, एक चाय के लिए और दूसरा चीन के साथ व्यापार करने के लिए। अब चाय के लिए इसलिए रखा गया क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत के जो चाय बागान थे उस पर काफ़ी इन्वेस्ट की हुई थी, यानी कि निवेश की हुई थी, इसीलिए चाय पर व्यापार करने के एक अधिकार को बरकरार रखा गया। लेकिन अगला जो एक्ट आएगा उसके माध्यम से उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटेन के राजा लोग रहते थे मतलब जो ब्रिटिश क्राउन थे वो अपनी अन्य कंपनियों को भी मौका देना चाहते थे। उसके बाद से 1813 में एक और इम्पोर्टेंट होता है कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी, मतलब कि उसमें जो पूजा पाठ का काम वगैरह करते थे इंग्लैंड में, उनको भी और अपने धर्म प्रचार करने की अनुमति भी मिल गई और वो भारत आना शुरू कर दिए। उसके बाद से 1813 के ही एक्ट में चार्टर अधिनियम जो 1813 वाला था उसमें सबसे पहली बार भारत पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक उसके बाद हम देख सकते हैं 1833 का चार्टर एक्ट अगला है। यहाँ पे जो 1833 का चार्टर अधिनियम जो था वो एक्ट जो था उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो 1833 का चार्टर एक्ट था, चूँकि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था जिसमें कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बरकरार रखा गया था, जो 1833 के एक्ट के द्वारा उसे भी ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन का आदेश था कि जो भी भारत में व्यापार करेगा, यानी कि सभी कंपनी जो है मतलब इंग्लैंड की जो सभी कंपनी है वो व्यापार कर सकते हैं, इसीलिए जो चाय का एक अधिकार भी था उसे भी खत्म कर दिया गया था। उसके बाद से इसमें एक इम्पोर्टेंट और बन जाता है कि इसी एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब देखिए 1833 के ठीक 20 साल के बाद 1853 में भी एक्ट आएगा जो कि चार्टर अधिनियम था, और ये मतलब अंतिम अधिनियम था, अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आता है, क्योंकि 1857 में ये लोग विद्रोह कर देंगे, और विद्रोह करने के बाद से अंग्रेज़ों को पूरा कंफर्म हो चुका होगा कि अब हमें मतलब भारत की जो सत्ता है वो हमारे हाथों से चली गई होती। उसके बाद फिर देख सकते हैं अब चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया था, तो उसमें देख लीजिए कार्यपालिका तथा विधायिका का पृथक्करण, यानी कि जो कार्यपालिका थी उसको विधायिका से अलग कर दिया गया, और अंतिम एक्ट था वो भी देख सकते हैं। उसके बाद से 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, और उसके बाद से है असैनिक पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कब किया गया, तो वो जो था 1853 के एक्ट के तहत ही आयोजन किया गया। ठीक उसके बाद जैसे कि 57 में क्रांति होती है, क्रांति की बाद से अंग्रेज़ों को तुरंत एक नया एक्ट लाने की आवश्यकता महसूस होती है और वो लाते भी हैं, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 कहते हैं। अब इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, तो देखिए दिमाग मस्तिष्क में बैठे, चूँकि 1857 की क्रांति होने से अंग्रेज़ों की नींव तक डूल गई थी। फलस्वरूप जितने भी व्यक्तिगत सिद्धांत थे जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किए गए थे,
या जो भी देसी राज्यों को जिनके सुपुत्र वगैरह नहीं होते थे, जो उनकी हड़प करने की व्यवस्था थी, उसको अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब ख़त्म कर दिया गया। और ऐसा कहा गया कि अब भारतीय शासकों के प्रति जो दया थी वो यहाँ से शुरू की गई। उसके बाद से 1858 में देख सकते हैं जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसको वायसराय कहा जाने लगा। उसके बाद से भारतीय शासन जो था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन करके ब्रिटिश क्राउन जो है, अर्थात जो ब्रिटिश के राजा या रानी जो वहाँ होते थे उस समय, अब उनके हाथों में भारतीय शासन व्यवस्था चली गई। उसके बाद से प्रशासन हेतु 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो होते थे, जिसके प्रधान जो होते थे, यानी जिसके जो हेड होते थे वे सचिव, वे भारत सचिव कहलाते थे। यानी कि वो एक नया पद बन रहा है। जैसे कि अगर क्वेश्चन कई बार बनता है कि भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत आया है, तो वो 1858 के एक्ट के तहत ही आया है। तो जो 15 सदस्यीय परिषद जो का गठन हुआ, जो कि उसी का जो प्रधान होते थे उन्हीं को भारत का सचिव कहा जाता था, जिसका संपूर्ण जवाबदेही जो होता है, मतलब इंग्लैंड में था कि वो भारत में क्या क्या चल रहा है, इसकी जो पूरी डिटेल्स होती थी वो इंग्लैंड को देते थे। उसके बाद से है सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन का प्रावधान। यानी पहली बार जो सिविल सेवा थी उसका जो परीक्षा का आयोजन, यानी कि उसकी जो भर्ती होगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे होगी, वो किस एक्ट में आया था? 1858 के ही एक्ट में आया था। और देश में सबसे पहले तो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं तो वो इलाहाबाद में हुई थी। लेकिन इसके पहले अगर आपको कोई प्रतियोगी परीक्षा देना होता था तो अगर यहाँ के भी कैंडिडेट है तो उनको लंदन जाना होता था और वहाँ पर उनका सिलेक्शन होता था। लेकिन देश में पहली बार आयोजन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, उसके बाद से भारतीय शासकों के प्रति अच्छी नीति, चूँकि 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लग गया था कि अब ज़्यादा उन्हें परेशान करेंगे तो हमारा बहुत ही मतलब मुश्किल होगी, इसीलिए उसने भारतीय शासकों के प्रति अच्छी नीति लाया, उदार की नीति लाया। ठीक है, इसके बाद से 1858 के बाद से 1862 का आप एक्ट देखेंगे जो कि भारतीय परिषद अधिनियम से के नाम से आएगा 1862। अब इसमें देखिए क्या होता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 5वें सदस्य के रूप में कानून ज्ञाता को शामिल किया गया। चूँकि गवर्नर जनरल थे उनको, जैसे कभी कभी देख सकते हैं यहाँ पे है कि 15 सदस्य ही, यहाँ पे देख सकते हैं 12 सदस्य ही है। तो इस तरह से जो इनका बनता था उसमें अंतिम रूप से एक सदस्य के रूप में कानून ज्ञाता को रखा गया, जो कानून को जानता था, जिससे कि विधि व्यवस्था चलाने में आसानी रहेगी। इसीलिए 1861 के तहत ही कानून ज्ञाता को शामिल किया गया। उसके बाद से संकट काल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान जो है वो 1861 के एक्ट में ही मिला था। ठीक, उसके बाद हम देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो भारत परिषद 1892 था, इसमें क्या किया गया था, ये जो भी बना था, यहाँ देख सकते हैं प्रशासन हेतु 15 सदस्यीय परिषद का गठन। तो ये जो 15 सदस्यीय परिषद था इसमें जो व्यक्ति थे तो 40% व्यक्ति का जो मनोनयन था वो गैर सरकारी क्षेत्र से किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं 40% व्यक्तियों का मनोनयन जो था वो गैर सरकारी क्षेत्र से किया गया। ठीक, उसके बाद से आवाज आते हैं। देखिए अब ये जो 3 हम पढ़ाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप मस्तिष्क में बैठाए रहिएगा। बराबर एवरेज एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है मार्ले मिंटो सुधार, और दूसरा है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब तीनों का 2 नेम है, उसको भी देख लेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का, 1909 वाला जो था, इसका एक और नाम है भारत शासन अधिनियम। इसमें जो है मार्ले जो है वो भारत के सचिव थे उस समय। मिंटो की बात कर लेते हैं तो ये वायसराय थे। तो दोनों चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक, इसी तरह से जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है जो कि 1919 में आया था, इसमें भी जो मॉन्टेस्क्यू जो है वो भारत के सचिव हैं, जबकि चेम्सफोर्ड की बात कर लेते हैं तो वो वायसराय हैं। ठीक, इस तरह से अब देखिए अगर बात कर लेते हैं मार्ले मिंटो में, तो मार्ले मिंटो तो सबसे अधिक यदि चर्चा का कारण है तो वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आरंभ। अब सांप्रदायिक का मतलब जातिगत तो नहीं कहेंगे, धार्मिक रंग देना उसको कहा जा सकता है, जिसमें देख सकते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इसी के तहत यही तो भारत में सबसे पहले बीजारोपण किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, जिसका खामियाजा के रूप में पाकिस्तान का एक अलग राष्ट्र होना भुगतना पड़ा है।
उसके बाद से देख सकते हैं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान जो था वो 1909 के एक्ट के तहत ही किया गया। अब उसमें भारत से सबसे पहले शामिल होने वाले कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। जैसे क्या आता है कि जो गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद था उसमें शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। उसके बाद से हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है एक्ट जो है, अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम देख सकते हैं 1919 या मांगटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। अब देखिए इसमें जो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया, ठीक। उसके बाद से है महिलाओं का वोट देने का अधिकार। देखिए अगर बात आए कि मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार या पृथक निर्वाचन का संकल्पना किस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया, रखा गया, तो वो हो जाएगा 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। और जबकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार की बात करते हैं तो वो 1919 हो जाएगा। थोड़ी सी है कन्फ्यूजन टाइप का, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार इसी से सवाल बनते हैं। उसके बाद से केंद्र में द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना की जो बात चल रही थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही आया। और हमारा तीसरा जो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, अगर वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसके लगभग आधे भाग जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं या उसी का ही अंशतः या पूर्णतः मतलब रूप जो है उसी का है। उसके बाद से इसमें देख सकते हैं इसमें जो था 14 भाग 321 धाराएं और 13 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद से इसमें इंपॉर्टेंट देख सकते हैं प्रांतों में द्वैध शासन हटा करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अब देखिए 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लग रहा है, जबकि 1935 के अधिनियम से प्रांतों में हटा करके केंद्र में लगाया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रांतों में कब लगा तो उसका हो जाएगा 1919 का, केंद्र में कब लगा तो उसका हो जाएगा 1935 का, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं यूपीएससी का गठन। जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, वो देख सकते हैं 1935 में ही किया गया है। उसके बाद से जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है उसकी अगर स्थापना की बात कर लेते हैं तो वो 1935 में ही 1934 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत 1935 में उसकी स्थापना कर दी गई। उसके बाद से पहली बार जो सूची होता है यानी कि सरकार जिन विषय पर भी काम करती है तो उन विषयों का जो आवंटन होता है जिसमें कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 प्रकार के सूची आते हैं। जितने भी विषय होते हैं काम करने के लिए उन विषयों का अलग अलग बंटन जो है वो सूची के रूप में आता है। तो सूची का प्रावधान जो है वो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही आया। उसके बाद से हमारा अंतिम हो जाता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1947। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1947 जो है वो चूँकि अगर बात करते हैं तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली थे, वहाँ पे इंग्लैंड में एटली थे। उन्होंने 29 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना करके भेजा और ये जो वायसराय आए 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों के रूप में बांटे, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में, एक हिंदू बहुल क्षेत्र के रूप में। और उसी अकॉर्डिंग जो माउंटबेटन प्लान था उसी के अकॉर्डिंग 2 नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ और उस दिन भारत को 3 जून के बाद से 3 जून 1947 को ये काम हुआ। उसके बाद से 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई और इस तरह से भारत स्वतंत्र हो गया। और ये रहा हमारा संवैधानिक विकास जिसको हमने एक एक करके देखा हुआ था। ये काफ़ी अच्छा नोट्स खुद का बनाया हुआ है। मिलेंगे इसी तरह किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।